नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी में घमासान मचा है। बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से बाकायदा भीतरघात के आरोप लगाए गए। मदन कौशिक पर आरोप लगाया गया। उन्हें यहां तक कि बीजेपी का गद्दार भी बता दिया गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ समय के बाद कि बीजेपी की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब यतीश्वरानंद, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगा दिए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी में दरअसल क्या हो रहा है, क्या भीतरघात के आरोपों में सच्चाई है, नहीं है, तो फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तहकीकात कहां तक पहुंची, सच्चाई क्या है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में मचा है हाहाकार। भीतरघात के आरोपों से बीजेपी परेशान। बीजेपी क्यों नहीं ले रही सख्त एक्शन? उत्तराखंड बीजेपी में भीतरघात के आरोपों से बीजेपी आला कमान तक परेशान है। सत्ताधारी बीजेपी में बाहरी तौर पर भले ही प्रचंड बहुमत होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कई विधायकों ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं, उससे बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। और अब बीजेपी के बड़े नेता यतीश्वरानंद ने भी जिम्मेदार नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। विपक्ष बीजेपी में मचे घमासान पर तंज कस रहा है। निश्चित तौर पर इसके बाद अब रह क्या जाता है? ये दरकता हुआ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो कुछ ही सालों में आपको खंडहर होते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ कोई आम कार्यकर्ता नहीं, यहाँ विधायक प्रत्याशी शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ भीतरघात हुआ है और अपने ही लोगों के द्वारा हुआ है। रियल में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन, शुचिता की, पारदर्शिता की बड़ी बड़ी कसीदे गढ़ती थी, आज उसको औंधे मुंह गिरने की जरूरत पड़ रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भीतरघात को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर पार्टी संगठन अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें संगठन लेवल पर जिसने शिकायत की होगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि जब इतने लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर बीजेपी सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक तो ये कि वो पत्र की ऑथेंटिसिटी का पता चल जाए। मैं कह रहा हूँ हम सारे पूरे चुनाव की समीक्षा करेंगे, जहां जहां जो गलत पाया जाएगा, कितना छोटा नेता हो कितना बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको भी, वो भी अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी में अब एक के बाद एक कई नेता भीतरघात की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भीतरघात करने वाले नेताओं पर कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हीं पर चुनाव का सारा दारोमदार भी था। देहरादून से अभय कंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए, इस पूरे मामले पर कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। कुंवर जपेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता। नमस्कार। चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आरपी रतूड़ी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रतूड़ी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रविंद्र आनंद इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर रविंद्र आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद गौरीशंकर जी। जी, और जैसा कि उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर जो भीतरघात के आरोप लग रहे हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या इसके मायने हैं। और इसके लिए सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं कुंवर जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। आप जपेंद्र जी, एक बात बताइए, ये क्या भीतरघात के आरोप पहले 5 विधायकों ने लगाया, फिर अब यतीश्वरानंद जी आ गए, उन्होंने भी बड़ा सवाल, बड़ा आरोप लगा दिया। क्या चल रहा है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो इन आरोपों की तहकीकात बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से कहां तक बढ़ी है, बताइए सर। देखिए, हमें दो चीजों को जरूर समझना चाहिए। पहले कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक पिछली बार चुनाव में चुनकर आए, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, बहुत बड़ा बहुमत था। और निश्चित तौर पर उस बहुमत के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की जमीन भी पूरी तरह से सरक चुकी थी।
और आज अगर मान लीजिए विपक्ष कई बार दावे करता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम करके आंकने लग जाता है, तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनने जा रही है। अब जो 10-12 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की लूज हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर वहां कहीं ना कहीं ये एक भ्रम की स्थिति फैलाने का भी काम चल रहा है, चाहे उसमें कुछ भी तत्व हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात हो गया, ऐसा हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। और जहां कहीं ये अनुशासनहीनता के दायरे में अगर कहीं कुछ नजर आता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी निश्चित है संगठन की तरफ से, इसमें कोई भी शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मदन, जहां तक मदन की बात है, जपेंद्र जी, मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगे। मदन कौशिक की तरफ से आप इस पूरे मामले में बहुत बाकायदा कहा गया कि चीज़ें चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, जांच हो रही है, जो चीज़ें निकल कर सामने आएगी सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताएं कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए ना। आप लोगों का जांच कहां तक पहुंचा है? कौन लोग जांच कर रहे हैं इसकी? निश्चित तौर पर आप अगर मान लीजिए कहीं कोई शिकायत आती है या शिकायत के बाद कोई आरोप लगता है तो निश्चित संगठन की तरफ से उसकी जांच होना स्वाभाविक है। और जो एक संगठन की जांच की प्रक्रिया होती है निश्चित तौर पर वो अपने द्वारा काम किया जा रहा है और सारी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो भ्रामक प्रचार है या भ्रामक आरोप हैं उनकी तो सत्यता तो कौन एक मिनट जपेंद्र जी, मुझे भी तो बताएं, ये भ्रामक आरोप कौन है लगाने वाले लोग? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। ये भ्रामक आरोप भी आपके पार्टी के विधायक नेता ही तो लगा रहे हैं ना। देखिए जहां कहीं तो फिर ये कौन लोग हैं? क्या आपकी पार्टी के लोग नहीं है? क्या यही लोग विलेन हैं, या फिर जो विलेन है उसका नाम आप लोग बताना नहीं चाहते हो? देखिए जहां गलतफहमी वाली स्थिति है तो निश्चित तौर पर उस गलतफहमी को दूर होने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब जरूरी तो नहीं कि आरोप लगाने वाले सभी लोगों के आरोप सही हो, तो निश्चित तौर पर उन आरोपों की जांच पूरी गहनता से चल रही है। और कई जगह ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये भ्रामक रूप से या मिसगाइडेड आरोप हैं वो भी सारे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग मिसगाइडेड हो गए हैं या जो एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं या उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, तो ये भी सारी सत्यता आने वाले समय में निकल के आएगी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखते रहिए इसे, हम सब लोग देखेंगे उन चीजों को। चलिए ठीक है, वो देखना तो कितना आप दिखाएंगे, जितना दिखाना चाहेंगे उतना ही देख पाएंगे हम लोग। नहीं ऐसा नहीं है, जो सत्यता है वो निकल कर सामने आएगी। क्योंकि कोई जांच एजेंसी तो इसकी जांच करेगी नहीं। आपकी पार्टी का मसला है तो पार्टी के अंदर के लोग ही करेंगे, और उतना ही चीज दिखाना, उतना ही जितना चाहोगे उतना ही देख पाएगा लोग। लेकिन एक बात है ना, एक बात समझ में नहीं आती है। आप लोग कह रहे हैं भ्रामक है, ये चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यतुश्वरानंद जी कह रहे हैं, साथ ही बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से आरोप लगाया गया। सीधे तौर पर एक तो उन्होंने नाम लिया, बाकायदा मदन कौशिक का नाम लिया, मदन कौशिक के बारे में अनाप शनाप उनकी तरफ से कहा गया। अब इसमें अगर कोई कहे कि ये भ्रामक किस तरह से चीज़ें फैलाई जा रही, मिसगाइडेड चीज़ें हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी के पास आएंगे आप। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के अंदर भी भीतरघात की खबरें हम लोग खूब चला रहे थे। भीतरघात कहें तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो लालसा है कई नेताओं के अंदर, वो लालसा पूरी तरह से ज़मीन पर दिखने लगी। किसी तरह से उसको मैनेज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हर पार्टियों में ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं। लेकिन ये जो बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, क्या कांग्रेस इन सब चीज़ों को लेकर गंभीर है, या फिर मतलब ही नहीं है कि बीजेपी के अंदर जो हो रहा है होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए गौरी शंकर जी, बड़ा हास्यास्पद तो ये है कि आपने भाजपा के प्रवक्ता साहब को प्रश्न किया, मैथ्स का जवाब दे रहे इतिहास का, तो उसमें भी कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। आपने सीधा प्रश्न किया था। हमने संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है सिर्फ अपने संगठन की बात मदन कौशिक पे। अरे भैया बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोलता हूँ। और
यतीश्वरानंद जी हों, एक मिनट बोलने दीजिए उनको, रतूड़ी जी को बोलने दीजिए, रतूड़ी जी को बोलने दीजिए, काउंटर कीजिएगा, आप आइएगा थोड़ी देर के बाद, उनको बोलने दी, पूरी बात रखिए सर रतूड़ी जी। कविता कपूर जी ने मतलब एक विधायक में नहीं है, या तो ये हताशा और निराशा का वातावरण है इनका कि ये महसूस कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं, हारने की वजह से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो आरोप नहीं लगा रहा हो, कोई सा भी ऐसा विधायक नहीं है। अगर आप उनके अंतर्मन से पूछें, हर विधायक कह रहा है कि फलाने बड़े नेता ने मुझे हराने का काम किया, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, चाहे कुमाऊं मंडल हो, सभी नेता एक दूसरे बड़े नेता पर सीधा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी महसूस कर चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं और अब ठीकरा किसी के सर पे फोड़ने का काम करो ताकि ये हो जाए कि इस नेता का की बलि चढ़ जाए, इस नेता की बलि चढ़ जाए। ये इनका हताशा का वातावरण बता। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ रतूड़ी साहब, ये हताशा तो ठीक है, आपकी नज़र में बीजेपी के लिए हताशा है, मैं आपकी पार्टी के अंदर भी कई मसलों को लेकर बड़ा हताशा देखा है। जैसे आप लोगों ने पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, और मीडिया में ये बातें एकदम से तेजी से फैली कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लड़ने से पहले ही, नतीजे आने से पहले उसे हारने की पूरी तरह से उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए पहले से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस में फिर ये ईवीएम पोस्टल बैलेट को लेकर इतने बड़े बड़े सवाल क्यों उठने लगे? क्या संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को क्या भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? क्यों इस तरह का बयान आप लोग दे रहे थे? नहीं, आपने वो वीडियो वायरल जो था वो आपने देखा क्या? जब तक उसकी जांच मतलब शिकायत करना देखे हैं सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि फर्जी है वो। अरे भाई, बीजेपी तो कहेगी क्योंकि ये इनका षड्यंत्र है, इनका किया हुआ सारा है वो। उस पूरे अगर आप वीडियो को उसको जो देखे है, सुने, तो उससे स्पष्ट नजर नहीं आ रहा कि इनका किया हुआ धरा हुआ है वो। किसके लिए वोट की बात कर रहा हो? खुले आम कह रहे हो तो अब बीजेपी क्यों कहेगी? जिनका ये करा धरा है, जिन्होंने सैनिकों के सम्मान की जो बात करते थे, अरे भाई कांग्रेस ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और बीजेपी ने क्या कहा? जय जवान पीठ किसान, यही इनका नारा है। आपने पिछले साल देखा होगा कि जय जवान और पीठ किसान, ये इनका नारा है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कांग्रेस के लोग हैं। तो जो जवानों के प्रति इतना वो भरोसा नहीं रखते हैं, अरे भाई सवाल शिकायत का है, चुनाव आयोग की जांच का है, उसमें बीजेपी को मिर्चा क्यों लग रही थी? आखिर ये तो लोकतंत्र पर एक कुठाराघात था, लोकतंत्र पर एक वो था, चोट थी। इस तरह के अगर बैलेट पेपर अगर एक ही आदमी साइन करेगा, एक ही आदमी मतदान करेगा, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा। चले बिल्कुल, मैं आता हूँ रतूड़ी साहब थोड़ी देर के बाद सबको मौका मिलेगा, आएंगे आपके पास जपेंद्र जी, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद जी के पास पहले मैं आना चाहता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, सब नहीं सर, ऐसे नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। अभी एक राउंड चलने तो दीजिए, इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त रविंद्र आनंद जी हैं। रविंद्र जी, एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी निश्चिंत होकर बैठी है, 10 मार्च का इंतजार कर रही है। आप लोग एकदम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 10 मार्च को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो बहुत ही हैरानजनक नतीजे आएंगे, आम आदमी पार्टी के फेवर में आएंगी। खूब विवाद भी हो रहा है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, ये बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उससे अलग हट करके, मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, उससे अलग हट करके आम आदमी पार्टी अपनी चीज़ों को कैसे समेट रही है इस वक्त उत्तराखंड में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर जब आरोप लगेगा, चाहे जो भी आरोप लगा रहा हो, खालिस्तान के मसले पे कि क्यों नहीं बोलते आप लोग, खालिस्तान के मसले पे सीधे आप बोलिए कि खालिस्तान की मांग करने वाले जो लोग हैं वो आतंकवादी हैं, उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं आम आदमी पार्टी से। आपके बड़े नेता खुलकर क्यों नहीं बात करना चाहते इन सब चीज़ों पर? या आप ही बोल दीजिए। देखिए गौरी शंकर जी,
जहां तक आपने जो खालिस्तान वाली बात उठाई है उसका संबंध पंजाब से है, और पंजाब में हम निश्चित तौर पर 100% सरकार बनाने जा रही है। ये पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी जानता है कि कांग्रेस भी इस बात को समझती है, अकाली दल भी समझता है और बीजेपी भी समझती है कि पंजाब के अंदर हम बहुमत वाली सरकार आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। अब वो ये चाह रहे हैं कि स्कैंडल कैसे बने, कैसे लोगों को मोड़ा जाए, कैसे एक ऐसा भ्रामक प्रचार फैलाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूसेंस की जाए जिससे कोई स्कैंडल पूरा बने, उसको लेकर के विपक्ष ने चाल चली है। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी पर सीधा जो प्रहार चाहे प्रियंका गांधी रही हो चाहे अमित शाह रहे हो, इन लोगों ने किया, क्योंकि उनको पता है कि इनसे कम तो काम ही नहीं बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पंजाब के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में हम बहुत सम्मानजनक स्थिति में आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी सीटों पर हमारे विधायक बन के आएंगे और बहुत सारी सीटों पर हमारी वजह से बीजेपी और कांग्रेस वालों की बुरी हालत, बुरी गत होने वाली है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, 10 तारीख का इंतजार कीजिए। साथ ही जो ये आज का जो मुद्दा है, मैं आरबी रतूड़ी जी की बात से भी पूर्णतः सहमत हूं कि जिन सीटों पर बीजेपी को ये लग रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, वो उसका ठीकरा तो फोड़ ही रहे हैं। साथ ही जो हम 2 साल से चिल्ला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, इनके अंदर भीतरघात है, अंदर खाने इनके नेता एक दूसरे को काटने में लगे हैं, उसका जीता जागता सबूत अब यतीश्वर आनंद के रूप में, संजय गुप्ता के रूप में, सविता कपूर कैंट के रूप में, बहुत सारी विधानसभाओं में ये क्लियर कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है और हम वहां से हार रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। तो देखिए, हार का ठीकरा विधायक अपने सर पर नहीं लेना चाहते, उसमें बहुत से मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि हार से बचने के लिए वो अपने नेताओं पर, और इसमें भी कोई बड़ी बात और अतिशोक्ति नहीं होगी कि इनके जो नेता हैं, चाहे वो मदन कौशिक रहे हों, वो चूंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मुझे लगता है कि जो लोग पिछले दिनों कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में हैं, और जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए हैं। हो सकता है कोई आपस में साठ गांठ करके 10-20 सीटों पे एक दूसरे को हराया भी हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं होगी। गौरीशंकर जी, चलिए ठीक है, अब आते हैं जपेंद्र जी के पास। जपेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है या आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, मुझे लगता है ना तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, ना बीजेपी के बड़े किसी नेता को फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन अब क्या है ना, मैसेज जो है जनता के बीच में अब जपेंद्र जी जा रहा है, जनता के बीच में ये चीज़ें जा रही हैं, और मदन कौशिक खास तौर पर एकदम से सेंटर पॉइंट में आ गए हैं कि मदन कौशिक ने कई विधायकों को हराने का काम किया। विधायक जो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने बाकायदा आकर के मदन कौशिक का नाम लिया। अब इतना बड़ा आरोप, बीजेपी जांच कर रही है, संगठन के लेवल पर जांच हो रहा है, पता नहीं क्या उसके परिणाम आएंगे, हो सकता है 10 मार्च के बाद आप लोग कुछ बताओगे। तब भी लग रहा है कि 10 मार्च के पहले बीजेपी के लिए फजीहत जैसी चीज नहीं हो गई, ये सब होना तो नहीं चाहिए था ना जपेंद्र जी? देखिए, मदन कौशिक जी जैसे वरिष्ठ और तेज तर्रार नेता को निश्चित तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत विपक्ष द्वारा हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके निशाना बनाया जा रहा है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मदन कौशिक जी की कार्य प्रणाली और कार्यशैली ने संगठन को विस्तार दिया है, संगठन को ताकत दी है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में सरकार को मजबूती देने का काम करा है। और निश्चित तौर पर यहाँ हम पहले ये बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ये सब चीजें आने वाले समय में निकलकर सामने आ जाएंगी। नाहक ही मदन कौशिक जी को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और क्यों? अच्छा, मदन कौशिक का ही नाम बार बार क्यों आ रहा है जपेंद्र जी? क्या इसके पीछे क्या वजह क्या है? उन्हीं का नाम क्यों बार बार आ रहा है? जिसका संगठन में काम करने का निश्चित तौर पर संगठन को आगे बढ़ाने वाला होगा, सरकार को मजबूती देने वाला होगा, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जिस तरह से उन्होंने लंबे समय से एक पूरी मजबूती के साथ काम किया है, तो हो सकता है कि वो अपने ही संगठन में कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन रहे हो। तो निश्चित तौर पर ये होता है राजनीति में, इसे हमें तो आप लोग फिर ये दावा क्यों करते हो जपेंद्र जी? आप लोग क्यों दावा ये करते हो कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही अनुशासित पार्टी है? तब तो अनुशासन है ही नहीं, जिसे जो मन में आ रहा है बोल रहा है और आपके बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन में भी तो इंसानी काम कर रहे हैं, और ईर्ष्या भाव कभी भी किसी भी इंसान के मन में जन्म ले सकता है, दिमाग में जन्म ले सकता है। आखिर है तो सभी इंसान ही ना। देश की, दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, तो वो भी एक आम इंसान ही ना। नहीं तो फिर ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते जपेंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं ना। अब सुनिए मेरी बात, जैसा आपने कहा कि मदन कौशिक जी बड़े प्रोफाइल के नेता हैं और उनके काम करने के तरीके से कई लोगों को हो सकता है कि आंख पे वो चढ़ गए हों, नज़र पे चढ़ गए हों। जब इतना भरोसा है मदन कौशिक के पूरे काम करने और उनकी कार्यशैली को लेकर, तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको निकाल दीजिए, बीजेपी से बाहर कर दीजिए तुरंत। मदन कौशिक जी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? नजर में चढ़े हुए। नहीं, वैसे लोगों क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं? तो बहुत बड़ा आरोप हो गया ना कि मदन कौशिक विलेन की तरह काम कर रहे हैं, गद्दार हैं वो। पहले संगठन की तरफ से बयान आ गया ना कि जांच चल रही है और जो लोग अनुशासन भंग करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हम कांग्रेस के प्रवक्ता की बात के ऊपर जवाब देते हैं। जी बोलिए। जय जवान जय किसान को लेकर हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता रतूड़ी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। वो ये बताना भूल गए कि जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश को 1962 में जब चाइना युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा था, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्होंने हमारे हजारों सैनिक सिर्फ इसलिए वो शहीद हो गए क्योंकि उनके पास ना पहनने के लिए गर्म कपड़े थे, ना जूते थे, ना उनके पास अच्छे हथियार थे। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश संभाला और जिस तरह से जो देश के हालात थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और कांग्रेस की साजिशों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हशर हुआ, ये भी देश और दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो साजिशों के साथ राजनीति करने वाली कांग्रेस आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। और देश के बच्चे ने इस कांग्रेस को नकार दिया। बताइए रतूड़ी साहब क्या कहेंगे आप उनकी बात पूरी पर? दुनिया ताशकंद में क्या हुआ था बताइए आप। जब इनका दिल और दिमाग इतना घटिया है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी थे और लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेसी नहीं थे, तो इनका क्या जवाब दूं मैं? अरे सवाल, लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के नेता थे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हम सबके हैं, 700 किसानों की शहादत क्यों हुई, जरा बता दें। कांग्रेस पार्टी खुले हम क्यों मरवाए 700 किसानों को, इसका जवाब दे दो। दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। अरे उसे 700 किसानों को क्यों मरवाया गलत नीति और निर्णय से? आप लोग पूरी तरह से देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अरे वो तो हो ही गए, वो तो पता लग जाएगा देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ की तरफ बढ़ रहा है। पूरी तरह से देश के माफी मांगने वाले प्रधानमंत्री बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने देश से माफी मांगी है, किसानों की शहादत, बहादुर शास्त्री की हत्या हो। अच्छा रतूड़ी साहब, चलिए ठीक है। रतूड़ी साहब एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। रतूड़ी साहब एक सवाल कांग्रेस पार्टी ठीक है, जैसा कि मैं एक सवाल कर रहा था, पोस्टल बैलेट और ईवीएम को लेकर सशंकित नजर आ रही थी। मैं अब दूसरा जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तब भी कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से, सीधे चुनौती तो है ही बीजेपी से, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने की वजह से आप लोग को थोड़ा नुकसान हो सकता है इस बार, इस वजह से डैमेज कंट्रोल और कई तरह की चीज़ों को उसमें घसीटना आप लोग चाह रहे थे, किसी बहाने कुछ सीट पर अगर हार भी जाए तो कम से कम बता तो सके कि क्यों हारे हैं। नहीं, हार कौन रहा? ये कौन कह रहा हार रहे हैं? कांग्रेस हार रही है। अरे देखिए क्यों बोलते हैं? हम आपको याद दिला रहे थे कि कांग्रेस। अरे मुझे क्या याद दिलाएगा कोई, मैं पक्का कांग्रेसी हूँ। आप तो इधर उधर जाने वाले हो, आप कांग्रेस बीजेपी के हो। अरे आपने कौन सा दल नहीं देखा? आप मुझसे क्यों इस तरह का बात कर रहे हो? अरे आप हमारे सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता है, तो जरा इस तरह के वातावरण बनाइए, इस तरह की बात कीजिए, स्वीकारिए इस सच को। अरे भाजपा आइडियोलॉजी के होते तो बात ठीक। मैं कांग्रेस का जन्मजात हूँ, मुझे पता आइडियोलॉजी क्या होती है। मैं कोई क्या रतूड़ी साहब जपेंद्र जी थोड़ा रुकिए एक मिनट। रतूड़ी साहब से एक सवाल का जवाब मेरे को चाहिए। क्या रतूड़ी साहब आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होना है?
सबसे पहली चोट जो है कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की वजह से। देखिए गौरी शंकर जी, बिल्कुल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। ये उत्तराखंड की बहुत प्रबुद्ध जनता है, इसलिए सोच समझ से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने राशन फ्री दिया, लेकिन जब उनको 1000 का 100 रुपए की राशन दी, 1000 का गैस सिलेंडर पकाने के लिए लेना पड़ा और 220 रुपए का तेल छौंका लगाने के लिए लेना पड़ा। वोट उसके आधार पर दिया लोगों ने कि केवल 100 रुपए की राशन में उन्होंने वोट नहीं दिया पकाने के लिए 1000 का सिलेंडर। वो घर से जब निकले तो सिलेंडर को देखा, सब्जी को देखा, दाल को देखा, अपने बेरोजगार बच्चे को देखा। महिला ने महंगाई झेली है, पेट्रोल और डीजल में कामकारी जो कर्मचारी है उन्होंने पेट्रोल और डीजल मैं आता हूँ की थोड़ी देर के महंगाई बाद। देखी। मैं अब आऊंगा आपके पास, रविंद्र जी के पास चलते। रविंद्र जी, मुद्दे आपके मूलभूत थे उत्तराखंड में, उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। ऐसा क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया होगा कि कांग्रेस को छोड़ करके उन्हीं मुद्दों पर आपको लोग वोट करेंगे? और जो आप लोग रीजन बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि भीड़ जुटी और भारी संख्या में लोग आते थे रैलियों में लोगों हमारे नेता को सुनने के लिए, क्या वही उसी आधार पर बस आप लोग दावे कर रहे हैं कि हम लोग उत्तराखंड में जीत रहे हैं? रविंद्र आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही। चलिए, इसी के साथ आप तीनों यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।